हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड और चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है आपका पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, समझाइए। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। तो यदि हम देखें पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है क्या होता है तो इसमें इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? तो पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म में नए साझेदार के प्रवेश एवं निवृत्त पर संपत्ति एवं दायित्वों को उसके उचित मूल्य पर दर्शाने के लिए संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर जिस खाते में दिखाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? तो पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम क्या करते हैं, तो जब कोई फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है या किसी की निवृत्ति होती है तो संपत्ति एवं दायित्वों के उसका उचित मूल्य ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। इस उचित मूल्य को दर्शाने के लिए संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन कर, ठीक है, उचित मूल्य दर्शाने के लिए क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है और संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन को जिस खाते में दर्शाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता। किसको कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता? तो जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या कोई साझेदार निवृत्त होता है तो संपत्ति एवं दायित्वों को उसके उचित मूल्य पर दर्शाने के लिए संपत्तियों एवं दायित्वों का क्या कर दिया जाता है? पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस पुनर्मूल्यांकन को जिस खाते में दर्शाया जाता है उसे ही पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? किस संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन को जिस खाते में हम दर्शाते हैं उस खाते को पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और ये पुनर्मूल्यांकन खाता कब तैयार किया जाता है? तो यदि कोई साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है या कोई साझेदार फर्म से निवृत्त हो रहा है तो उसकी संपत्ति एवं दायित्वों का सही मूल्य दर्शाया जाता है और उसका सही मूल्य दर्शाने के लिए संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस पुनर्मूल्यांकन को ही जिस खाते में हम दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब आगे दूसरा क्वेश्चन आपका है कि फर्म में प्रवेश करने वाला जो साझेदार है वो ख्याति क्यों लेकर के आता है? फर्म में प्रवेश पर साझेदार ख्याति क्यों लाते हैं? ठीक है, जब आप किसी के घर जाते हो तो क्या लेकर के आते हो? मिठाई लेके जाते होगे, है ना कुछ लेकर के जाते होगे। तो अब बताइए कि जो व्यक्ति है, जो साझेदार है, वो फर्म में आएगा, फर्म का सदस्य बनेगा। जब फर्म का सदस्य बनेगा तो वो कुछ लेकर नहीं आएगा, तो जो लेके आएगा उसी को क्या करते हैं? ख्याति कहते हैं। क्यों लेके आता है ख्याति? तो देखिए कि साझेदारी फर्म में प्रवेश करने पर नया साझेदार फर्म के लाभ हानि में भागीदार बन जाता है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो लाभ हानि का क्या बन जाता है? भागीदार बन जाता है। और जब वो भागीदार बन जा रहा है इसीलिए भविष्य में वो क्या प्राप्त करेगा? लाभ प्राप्त करेगा। और लाभ प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा?
तो उसको लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिफल लेके आना पड़ेगा, और यही प्रतिफल के रूप में वो क्या करता है, ख्याति लेकर के आता है। ठीक है, तो साझेदार फर्म में प्रवेश पर साझेदार ख्याति क्यों लाता है, आपको समझ में आया क्यों लाता है। तो भविष्य के लाभों में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिफल के रूप में वो क्या करता है, ख्याति लेकर के आता है। ठीक है, मतलब घर जो साझेदार है फर्म का नया क्या बन गया, सदस्य बन गया, और सदस्य बन गया है तो जब जैसे आप देखते होंगे कि क्या होता है, घर में जब भी कोई बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, ठीक है, तो वो क्या है, जन्म से ही क्या है, उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। हमारे यहाँ यही रिवाज है ना। तो उसका क्या है, वो हिस्सा बन जाता है ना, लाभ हानि प्राप्त करने का क्या है, हिस्सा बन जाता है। तो उसी तरह से जो नया साझेदार है वो भी क्या है, फर्म का एक सदस्य बन गया, लाभ हानि का भागीदार बन गया, और यदि भागीदार बन गया है तो भविष्य में उसको लाभ तो मिलने वाला है, और यदि लाभ मिलने वाला है तो वो कुछ उसको लाना भी होगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या है, अपने उसके बदले में लाभ प्राप्त करने के लिए क्या लेके आता है, ख्याति लेकर के आता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा बताने से कन्फ्यूज़न, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, लेखांकन प्रमाप 26 का संबंध किससे है। लेखांकन प्रमाप 26 बताइए किससे है लेखांकन प्रमाप 26 का संबंध। तो लेखांकन प्रमाप 26 का संबंध किससे, अमूर्त संपत्तियों से, जैसे कि ख्याति। ख्याति क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है। इसकी विशेषता है ख्याति की कि क्या है, ये स्थायी है ना। ख्याति क्या है, स्थायी व अमूर्त संपत्ति है। ख्याति एक स्थायी व अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसका कोई भी आकार नहीं होता, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका आकार नहीं है, अमूर्त है वो। ठीक है, तो लेखांकन प्रमाप 26 अमूर्त संपत्ति जैसे कि ख्याति के लेखांकन से संबंधित है, जिसमें साझेदार के प्रवेश, निवृत्त, मृत्यु आदि की दशा में ख्याति के लेखा करने संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, साझेदार के प्रवेश, निवृत्त, मृत्यु आदि की दशा में ख्याति के लेखा करने के संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। क्या बताया गया है, ख्याति से संबंधित लेखा करने का प्रावधान। ख्याति के लेखा करने संबंधित प्रावधान को दर्शाने के लिए क्या बनाया गया है, लेखांकन प्रमाप 26। ठीक है, और ये जो है ख्याति का लेखा कब कब होता है, साझेदार के प्रवेश के समय, मृत्यु के समय, या फिर निवृत्ति के समय। निवृत्ति का अर्थ रिटायरमेंट से भी होता है, और जब फर्म से किसी कारणवश साझेदार क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, अवकाश ग्रहण करता है तो उस परिस्थिति को भी हम निवृत्ति कह सकते हैं। साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष किनके व किस अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो 3 दशाओं में तैयार किया जाता है, प्रवेश के समय, निवृत्ति के समय, या फिर मृत्यु के समय, या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो भी हम क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं। तो यहाँ क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष है वो किस में बांटा जाएगा, तो आप देख लीजिए किस में बांटा जाएगा। फर्म में नए साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष है वो पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि किन में, तो पुराने साझेदार में, किन में, पुराने साझेदार में, और किस अनुपात में, तो लाभ हानि अनुपात में। पुराने साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याति से क्या आशय है? ख्याति से क्या आशय है? हम पढ़ रहे हैं लेखांकन, अकाउंट, है ना। तो अकाउंट की भाषा में यदि हम देखें ख्याति का अर्थ, वैसे मैं बता दूं तो पहले सबसे पहले तो इसको इंग्लिश से कहते हैं गुडविल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? गुडविल। दूसरा एक इसके अर्थ होता है प्रतिष्ठा, हिंदी से प्रतिष्ठा भी कहते हैं इसको। और तीसरा हम कहते हैं इसको सद्भावना, सद्भावना। ठीक है, क्या कहते हैं? सद्भावना। ख्याति को सद्भावना, गुडविल या प्रतिष्ठा कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? तो ख्याति को। लेकिन अकाउंट की भाषा में ख्याति का तात्पर्य किससे है? तो किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं की अपेक्षा, ठीक है, किसी संस्था द्वारा संस्थाओं की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। ठीक है, जब दो संस्थाएं हैं ए और बी, ठीक है, दो संस्था ए और बी, इन ये दोनों क्या है? दोनों के बीच में क्या होता है? तुलना होता है। क्या होता है? तुलना होता है। ठीक है, और ए और बी जो दो संस्थाएं हैं, इनमें जो भी क्या है? अधिक लाभ, जिसके पास क्या है? अधिक लाभ कमाने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, लाभ कमाने की अर्जित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। तो क्या कह रहा है? तो कहता है कि किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं की अपेक्षाकृत अधिक लाभ अर्जित करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं? हम ख्याति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को समझाइए। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। आप जानते हैं कि जो ख्याति होती है वो 3 प्रकार की होती है। ख्याति जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो याद होगा वैसे आपको, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, चूहे की स्वभाव वाली ख्याति और कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, है ना। 3 प्रकार की होती है, बिल्ली के स्वभाव वाली, चूहे के स्वभाव वाली और कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। यहाँ क्वेश्चन है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को समझाना है हमें। तो एक बार देखते हैं। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति हमेशा फर्म के साथ बनी रहती है। बिल्ली के जो स्वभाव वाली ख्याति होती है वो फर्म के साथ क्या है? बनी रहती है। चाहे कितने ही स्वामी क्यों ना बदल जाएं, यह ख्याति अपने स्थान से परिवर्तित नहीं होती, अतः इसे स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। आप लोगों ने तीनों प्रकार की यदि ख्यातियाँ पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आया होगा कि जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति है, इसका जो मूल्य होता है ना, इसका जो मूल्य होता है वो सबसे अधिक होता है। इसका मूल्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है, क्या कह रहा है कि बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति जो होती है वो फर्म में हमेशा बनी रहती है। आप कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति यदि पढ़े होंगे तो कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है? स्वामी भक्त होता है ना, स्वामी भक्त होता है। यदि कुत्ता जो स्वामी है, ठीक है, वो फर्म में है तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी क्या है? फर्म में है। और यदि स्वामी किसी और संस्था में चला जाता है या फर्म से चला जाता है तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी क्या है? फर्म से चली जाती है। लेकिन बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति ऐसा नहीं होता कि वो स्वामी के साथ ही क्या है? फर्म को बदल ले। वो फर्म में सदैव बनी रहती है। ये अपना स्थान कभी भी परिवर्तित
नहीं करती, इसीलिए इसको क्या है, स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। और यहाँ पे बिल्ली कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति को मुंह चिढ़ाने जैसी बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है देखिए, तो ये कह रहा है ना कि चाहे कितने भी स्वामी क्यों ना बदल जाएं, कुत्ते के स्वभाव वाली नहीं कि स्वामी के बदलने से कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी चली जाती है, तो वहीं मुँह चिढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि चाहे कितने भी स्वामी क्यों ना बदल जाएं, ये बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती, अतः इसे स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ख्याति की दो विशेषताएं लिखिए। तो आपके इसके क्वेश्चन हम दीर्घ उत्तरी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दो विशेषता पूछा है, तो दो विशेषता हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि जो ख्याति है वह कैसी होती है, अमूर्त होती है, अमूर्त होती है, ठीक है, अमूर्त होती है। और दूसरा है ये क्या है, विक्रय योग्य होती है, विक्रय योग्य होती है, ख्याति क्या है, विक्रय योग्य है। और तीसरा एक विशेषता यदि देखें तो ये कैसी है, स्थायी, इसको क्या माना जाता है, स्थायी संपत्ति माना जाता है। ये क्या है, एक स्थायी संपत्ति है, अमूर्त एवं स्थायी संपत्ति है ख्याति। चलिए आज के लिए इतना ही, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।